प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से हम एक विशेष श्रृंखला सामान्य हिंदी पर आयोजित कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमने अब तक संधि प्रकरण को पूरा कर लिया है। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको संधि का जो मैकेनिज़्म है वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा और उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में हम आज शब्द निर्माण की दृष्टि से उपसर्गों पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि हर किसी भाषा में नए शब्द निर्माण करने की क्षमता होती है और वह शब्द निर्माण करने के कई तरीके होते हैं। हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के 4 तरीके हैं जो हमने संस्कृत से ही ग्रहण किए हैं। पहला है उसमें संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग और चौथा प्रत्यय। समास के लिए हमने एक ऑडियो पहले से बनाया हुआ है और उस ऑडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर आप ऑडियो सुन सकते हैं और आपको संधि के बाद समास, जैसा कि मैं एक तरीका है इसको पढ़ने का, संधि के बाद आप समास पढ़ेंगे तो उस ऑडियो को सुनना, उससे आपको समास की जो प्रक्रिया है वो समझ में आ जाएगी और संधि और समास में जो अंतर है वह भी समझ में आ जाएगा। आज हम उपसर्गों पर चर्चा करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं, उपसर्ग वे वर्ण या शब्दांश हैं जो किसी सार्थक शब्द के आदि में लगकर नया शब्द निर्माण करते हैं। आदि का मतलब प्रारंभ में लगते हैं वो, और उपसर्गों का कोई मतलब भी होता है। ये उपसर्ग निरर्थक नहीं होते। उपसर्ग किसी न किसी विशेष अर्थ को द्योतित करते हैं, लेकिन अपने आप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते। ये किसी अन्य शब्द के साथ मिलकर ही अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं और उसी अनुसार उस शब्द का अर्थ बन जाता है। अगर वो निषेधवाचक है तो निषेधवाचक उसका अर्थ निकलेगा। अगर वो सकारात्मक रूप में है, उसका अर्थ सकारात्मक है उपसर्ग का, तो नए शब्द का अर्थ भी सकारात्मक ही होगा। तो यह बात एक ध्यान देने की है। तो उपसर्ग हमारे संस्कृत की हम परंपरा से ले रहे हैं। हिंदी में भी तद्भव शब्दों के साथ कई उपसर्ग आए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विदेशी शब्द भी हैं, उनके भी कई उपसर्ग हैं, तो उनसे भी शब्द बनते हैं और वो हम हिंदी में ग्रहण करते आ रहे हैं। तो ये देखिए आप कि किस तरह से उपसर्ग अपनी जो भूमिका है नए शब्दों के निर्माण में निभाते हैं। सबसे बड़ी बात जो है ध्यान देने की वो यही है कि उपसर्ग शब्द के आदि में लगते हैं, शब्द के प्रारंभ में लगते हैं और अपने अर्थ के अनुसार ही नए शब्द का वह अर्थ निकलता है। जो मूल शब्द है उसमें अगर सकारात्मक रूप से अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो सकारात्मक अर्थ होगा, अगर नेगेटिव अर्थ में है तो नेगेटिव उसका अर्थ निकलेगा। विशिष्ट अर्थ, अगर कोई विशिष्टता है तो वो विशिष्टता में वो अर्थ निकलेगा। तो यह बात आपको इसमें ध्यान देने की खास बात है। अंग्रेजी में उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं। अंग्रेजी में भी ये परंपरा है उपसर्गों की और प्रत्ययों की भी, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा जब आप अंग्रेजी के शब्दों की जो उपसर्गों से बने हैं, प्रीफिक्स से बने हैं, और हिंदी के जब उपसर्गों की तुलना करेंगे तो दोनों में बड़ी समानता नज़र आएगी। तो अच्छा, उपसर्ग हमारे कई तरह से हैं। जैसे एक एक अक्षर के भी उपसर्ग हैं। एक, जैसे कि मैंने कहा ना कि वे वर्ण या शब्दांश, और 2-2 और 3-3 वर्णों से भी वो मिलकर बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ मुख्यतः एक वर्ण या 2 वर्णों के ही उपसर्ग हैं जिनका अपना एक विशेष अर्थ भी होता है। तो आज हम इस कड़ी में जो एक वर्ण से जो उपसर्ग हैं, एक वर्णीय उपसर्ग हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखें कौन कौन से वो एक वर्णीय उपसर्ग हैं और कैसे उनसे नए शब्द बनते हैं। आइए, आप जानते हैं कि हमारी वर्णमाला में 2 तरह के वर्ण हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो स्वरों और व्यंजनों के साथ हम क्रम से देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण उपसर्गों के रूप में काम आते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पहली ध्वनि है, पहला जो वर्ण है वर्णमाला में, वो है ए। और ए का जो अगर उपसर्ग के रूप में प्रयोग होगा तो उसका अर्थ जो निकलेगा ए का, वो निषेध है, निगेटिव है, यानी कि बिना या नहीं के अर्थ में। जैसे कि मैंने लिखा भी है कि ए, और इसका अर्थ निकलेगा नेगेटिव सेंस में, यानी कि जिस भी शब्द के साथ ही लगेगा
उसके अर्थ को ये उल्टा कर देगा, मतलब उसको निगेटिव सेंस में ले लेगा। तो नहीं और बिना इसका अर्थ होता है। तो आप शब्द देखिए, जैसे ज्ञान के साथ अगर हम ए लगा देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? अज्ञान। ज्ञान नहीं, मतलब जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान। ऐसे अकारण, बिना कारण के, जब कारण नहीं हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? अकारण। उसको अकारण ही प्रताड़ित किया गया। अज्ञान से व्यक्ति का विकास नहीं होता, ज्ञान से ही होता है। तो ऐसे ये शब्द हैं। आप देखिए ऐसे कितने आप शब्द बना सकते हो। आप अशिष्ट बना सकते हो, जो शिष्ट नहीं है वो अशिष्ट है। अवश्य, जो वश में नहीं है वो अवश्य है। और अवश्य ही अवश्य बना है, जो अपरिहार्य, वो एक अलग अर्थ में प्रयोग होता है हालांकि। तो इस तरह से ए का जो है ये आपके शब्द बने। दूसरा देखिए, दूसरा वर्ण हमारा आ, ये भी उपसर्ग के रूप में काम आता है और इसका मतलब होता है तक, भर, यानी कि एक सीमा होती है उसकी, उसके लिए हम आ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जीवन के आगे अगर हम आ लगाएंगे तो एक शब्द बनेगा आजीवन, जब तक जीवन है, तो उसके लिए क्या प्रयोग हो गया? आजीवन। ऐसे ही आमरण, मरने तक, तो उसको हम आमरण कहेंगे। ऐसे एक शब्द है आपाद मस्तक, पैर से लेकर मस्तिष्क तक, यानी कि पूरे शरीर, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा शरीर। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। ऐसे संस्कृत में आजानु बाहु, घुटनों से लेकर बाहुओं तक। तो आ जो शब्द है ये तक या सीमा के लिए प्रयोग होता है। भर, भर भी इसका मतलब है जीवन भर, जिसको आजीवन को हम क्या बोलेंगे? जीवन भर। और आमरण को मरने तक। ठीक है। अब देखिए फिर तीसरा जो वर्ण है वो है हमारा उ और बड़ा उ। दोनों ही जो है उपसर्गों के रूप में प्रयोग हो सकते हैं और दोनों का अर्थ है ऊपर। और ये ऊपर का मतलब यहां देखिए किस तरह से होता है, ये थोड़ा समझने की बात है। पहले छोटे ऊ को लेते हैं हम, जैसे उथला, जो जमीन के ऊपर है उसको हम क्या बोलते हैं? उथला। उथला पानी भी जैसे हम बोलते हैं। ज्ञान, जिसको कम ज्ञान है उसको भी हम उथले ज्ञान वाला बोलते हैं। उतावला, जो जल्दबाजी करता है उसको हम उतावला बोलते हैं। ऐसे बड़े ऊ से देखिए आप, उजड़, जिसकी जड़ें ऊपर आ गई हैं, मतलब उखड़ गया है जो, उजड़। ऊसर, जो भूमि उर्वर नहीं है उसको हम ऊसर बोलते हैं। तो इस तरह से ये ऊ और बड़े ऊ के जो है आप देखिए। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान देने की है कि उपसर्ग सार्थक शब्द के साथ ही अपनी महत्ता सिद्ध करते हैं। अगर सार्थक शब्द नहीं है तो फिर इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अकेले ये कभी प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से होते नहीं हैं। तो इनका सार्थक शब्दों के साथ ही है। तो आप जब भी कोई शब्द प्रयोग करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस शब्द के साथ वो लगा है। ओके। अब देखिए अगला वर्ण जो है वो है औ। औ भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। जो वर्णमाला का स्वरों में जो आखिरी वर्ण है वो, इसका मतलब होता है हीन या उल्टा। जैसे औघड़, औघड़ दरअसल ये क्या है? संस्कृत में एक उपसर्ग है औ। औ का मतलब होता है हीन, बुरा, नीचे। तो जो ठीक ढंग से गढ़ा हुआ नहीं है, तो जैसे तद्भव शब्द बना, उससे हमने क्या बना दिया? अवघड़। अवगुण, अवगुण को हमने क्या बना दिया? हिंदी में तद्भव शब्द अवगुण बना दिया। गुणों से हीन, यानी कि जो जिसमें सही गुण नहीं है, उचित गुण नहीं है, अवगुण अवगुण भरे पड़े हैं। ऐसे औढ़र, औढ़र दानी आपने नाम सुना होगा। औढ़र है ये, ढे नहीं है। औढ़र दानी, शिव जी को औढ़र दानी कहा जाता है ना, कि सब कुछ लुटा देने वाला, जो सब कुछ लुटा दे, मनमोजी, उसको हम औढ़र बोलते हैं। ऐसे औघड़ भी होते हैं, बेफिक्र। तो ऐसे ही देखिए औ से बना। फिर देखिए आप अगला वर्ण है क और का। दोनों ही जो है बुरे के अर्थ में प्रयोग होते हैं। दरअसल ये संस्कृत का जो एक उपसर्ग है कु, उसके ये तद्भव रूप है क और का। हालांकि संस्कृत का ही है, लेकिन क जो है कु का एक तरह तद्भव रूप है। तो बुरे के अर्थ में ये प्रयोग होता है जिस भी शब्द के आगे लगेगा। तो देखिए संस्कृत जो उपसर्ग होंगे वो संस्कृत शब्दों के साथ ही लगेंगे, यानी कि तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत का ही उपसर्ग होगा, तत्सम ही होगा। और हिंदी जो यानी कि तद्भव शब्द हैं उनके साथ तद्भव ही होगा। तो इसको हम मान सकते हैं कु जो शब्द, कु जो उपसर्ग है उसका ये तद्भव रूप है क। तो ये शब्द भी जैसे वहां कुपुत्र होता है तो यहां क्या हो जाएगा? कपूत हो जाएगा। ऐसे ही कपटी। ऐसे का जो है ये बुरे या नीच के अर्थ में प्रयोग होता है। इससे भी एक शब्द हमारे पास है का पुरुष, जिसको आप बोलते हो, कायर जिसको बोलते हैं ना, नीच पुरुष, जिसका चरित्र ठीक नहीं है, उसको हम बोलते हैं का पुरुष, डरपोक, कायर भी आप कह सकते हैं। फिर देखिए आप क और का के बाद कु,
ये तत्सम शब्दों के लिए प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है बुरा। तो जैसे कुमार्ग है, कुमति है, कुपुत्र है। ये देखिए कुपुत्र को आप ऐसे देखेंगे, कुपुत्र, तो कुपुत्र से वहां क के साथ तो कपूत था, लेकिन जैसे कु आया तो कुपुत्र बना। अच्छा देखिए, कु का अर्थ ही बुरा है, तो जिस भी शब्द के साथ ये जुड़ेगा उसके अर्थ को ये बुरा बना देगा। जैसे मार्ग शब्द था तो हमने उसके आगे क्या लगा दिया, कुमार्ग, बुरा मार्ग, कुमति, बुरी बुद्धि, और कुबुद्धि भी बोलते हैं जिसकी बुद्धि ठीक नहीं है, कुपुत्र है ही बुरा पुत्र, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक शब्द है कुशल। आपको आश्चर्य होगा, आप कहेंगे कि कुशल का अर्थ तो अच्छा होता है। कुछ शब्द हैं ऐसे जो कु के साथ प्रयोग होते हैं लेकिन वो अच्छा अर्थ देते हैं। वास्तविकता यह है कि वहां कु उपसर्ग है ही नहीं। वहां शब्द कुशल में क्या है, कुश शब्द है और लय प्रत्यय है, कुश लाने वाला। तो किसी जमाने में कुश लाने वाले को बड़ा प्रवीण माना जाता था, तो कुशल का मतलब हो गया दक्ष, प्रवीण, तो वो अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है हमेशा। तो यहाँ उपसर्ग नहीं है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस शब्द में। तो कु जब भी किसी शब्द के साथ लगेगा उसका अर्थ बुरा ही देगा, लेकिन कुशल में क्योंकि कु उपसर्ग नहीं है, कुश शब्द अलग है स्वतंत्र और उसमें प्रत्यय लगा हुआ है लय, लाने वाला, तो वहां से ये होता है। तो कभी इससे भ्रम की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ही फिर एक ता है, ये दरअसल जो उर्दू के हमारे जो फारसी और अरबी वगैरह चलती थी उसमें ये शब्द प्रयोग होता था, कुछ हमारे यहाँ आ गए हिंदी में भी। जैसे ता उम्र, जैसे हमारा आ था संस्कृत में आजीवन, आमरण, ऐसे ही ता भी उर्दू में चलता है, ता उम्र, ता जिंदगी, तक, इसका अर्थ भी क्या होता है, तक होता है। ऐसे आगे देखिए, न या ना दोनों ही निगेटिव हैं। वैसे भी अंग्रेजी में आप देखिए निगेटिव सेंस में नो हम सब प्रयोग करते ही हैं, हमारे यहाँ नहीं हम प्रयोग करते ही हैं। तो न और ना जो है उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। तो जब भी किसी शब्द के साथ ये लगेंगे तो न किसके लिए प्रयोग हो जाएगा, जो तत्सम शब्द हैं हिंदी के यानी कि, और ना किसके लिए हो जाएगा, उर्दू के शब्दों के लिए। जैसे नकारा जो किसी काम का नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नकारा। और नाजायज जो उचित नहीं है, जो जायज नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाजायज। ऐसे नालायक जो लायक नहीं है, ठीक है ना। ना चीज, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं उसको हम ना चीज बोलते हैं। ऐसे न से आप देखिए नपुंसक, जिसमें पुंसक तो नहीं है उसको हम नपुंसक बोलते हैं। तो न तत्सम शब्दों के साथ होता है और ना उर्दू शब्दों के साथ प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे ना पसंद, जो चीज पसंद नहीं उसको हम क्या बोलते हैं, ना पसंद। तो ऐसे ये चलते हैं। ऐसे ही फिर एक वर्ण है नी। नी का अर्थ जो है दो अर्थों में होता है। एक व्यवस्थित ढंग से जो चीज होती है उसको हम नी का उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और एक रहित के बिना उसको भी हम क्या बोलेंगे, नी के। दोनों अर्थों में देखिए आप, पहले में आप निबंध कर सकते हैं, अच्छी तरह से बंधा हुआ, सुव्यवस्थित बंध मतलब बंधा हुआ हो, विचारों में अच्छी तरह गठित हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं, निबंध बोलते हैं। तो निबंध आपने देखा होगा, ऐसे जो अंग्रेजी का शब्द है, आप निबंध खूब लिखते हैं तो इससे आपको बड़ी सहायता मिलेगी कि निबंध में फिर क्या लिखा जाए। अपने विचारों को सुस्पष्ट ढंग से अच्छी तरह से बांधते हुए एक सीमा में आप उसको लिखेंगे, तब हम उसको हम क्या बोलते हैं, निबंध लिखते हैं। तो व्यवस्था उसकी अच्छी होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए वो, तो निबंध है। और रहित के अर्थ में देखिए निहत्था, जिसके पास कोई हथियार नहीं है उसको हम क्या बोल रहे हैं, निहत्था बोल रहे हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, निकम्मा बोलेंगे। तो ये रहित के अर्थ में प्रयोग होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि निबंध वाला जो नी है ये तत्सम शब्दों के साथ होता है। जैसे नियोजन है, निपुण शब्द है, इनमें आपको देखिए संस्कृत के जो तत्सम शब्द हैं उनके साथ ये व्यवस्थित ढंग से का अर्थ देता है। और निहत्था, निकम्मा आदि में ये रहित का अर्थ देता है, वहाँ ये तद्भव रूप में हो गया। तो दोनों रूपों में इसका अर्थ अलग अलग हो गया है। तो इस बात को आपको खास ध्यान में रखना है। आप दोनों ही बना सकते हैं, वहाँ आपके लिए कोई अलग से निर्देश नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ ये दिया जाएगा कि नी उपसर्ग से कोई दो शब्द बनाइए, तो आप दोनों ही अर्थ बना सकते हैं। निबंध वाला भी बना सकते हैं और निहत्था वाला भी बना सकते हैं। दोनों निहत्था निकम्मा बना सकते हैं, दोनों निबंध या नियोजन बना सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए ताकि आपको एग्जाम में, परीक्षा में तुरंत याद आ जाए कि हमें इसका क्या बनाना है। ऐसे देखिए आप, बै और बा, उर्दू में बै और बा का मतलब वही होता है जो हिंदी में सह का होता है, सहित के साथ, मतलब सहित के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि बदस्तूर, दस्तूर शब्द अलग है और बै उसके साथ लगा तो बै दस्तूर, परंपरा सहित। जैसा दस्तूर है, जैसी परंपरा है वैसा। बाकायदा, नियमों के साथ, कायदे के साथ, उर्दू में कायदा बोलते हैं ना नियम को, तो कायदे के साथ। ऐसे ही
बा मशक्कत, जैसे कई बार आपने देखा होगा कोर्ट की भाषा में, कचहरी की भाषा में, कि बा मशक्कत सजा, मतलब कठिन कार्य करने के साथ साथ जो सजा मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, बा मशक्कत। बा शर्त, शर्त के साथ, तो ऐसे ये बे और बा प्रयोग होते हैं। ऐसे देखिए उर्दू में एक और उपसर्ग है बे, इसका मतलब होता है रहित। तो बे और बा तो सहित के अर्थ में होते हैं, और बे किस में होता है, रहित। जैसे हमारा नहीं हो रहा था ऐसे ही। तो देखिए बेकसूर, जो कसूरवार नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, बेकसूर। जो दमदार नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, बेदम। जिसके पास कोई चारा नहीं है, उपाय नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेचारा। तो इस तरह से ये शब्द जो है बनते हैं बे से। ऐसे आप देखिए फिर एक वर्ण आता है वी। वी दो अर्थों में प्रयोग होता है, एक तो विशिष्टता के अर्थ में होता है और एक होता है विपरीत के अर्थ में। छोटा वी है, ध्यान देना जरा इसमें। ये संस्कृत का उपसर्ग है, तो तत्सम शब्दों के साथ ये प्रयोग होगा। तो जैसे विशिष्टता के अर्थ में तो हम कहेंगे विज्ञान, और विपरीत के अर्थ में विराग, वियोग। जैसे एक शब्द और आता है ना, संयोग वियोग, तो राग विराग, संयोग वियोग, ऐसे विज्ञान शब्द है। तो ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। तो दोनों ही शब्दों के इसमें आप देखिए किस तरह से, दोनों अर्थों में ये किस तरह से प्रयोग होता है। अच्छा, वी से जब आप शब्द बनाएंगे तो संधि का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे व्यतिक्रम, वी प्लस अतिक्रम, जब अतिक्रमण कर देंगे आप तो उसका उल्टा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यतिक्रम बोलते हैं। तो वी प्लस अतिक्रम में जब संधि बनाएंगे तो क्या बन गया, आधा व्यय हो गया और ये बन गया व्यतिक्रम, यह संधि बन गई थी उसमें। तो ऐसे शब्द भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। व्याकरण का भी देखिए आप, वी प्लस आकरण, व्याकरण। तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अब देखिए आप, अगला वर्ण है से। इसका मतलब होता है सहित, के साथ। जैसे कि उर्दू में बे और बा थे, उसी तरह से ये के साथ है संस्कृत का, यानी कि तत्सम शब्दों के साथ ये प्रयोग होगा। जैसे सपरिवार, जब आप निमंत्रण भेजते हो तो क्या क्या लिखते हो उसमें, आप नाम लिखते हो और सपरिवार लिखते हो, यानी कि परिवार के साथ आना है आपको। ऐसे ही इसमें संधि का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे आदर के साथ, तो आदर में जब आप से उपसर्ग जोड़ेंगे तो संधि का प्रयोग हो जाएगा, उसमें संधि बन जाएगी से और आदर में। तो क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी सादर। साकार, से प्लस आकार, आकार सहित, उसको हम क्या बोलते हैं, साकार बोलते हैं। और जो आकार सहित नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, आकार रहित को निराकार बोलेंगे। तो ऐसे ये उपसर्गों के प्रयोग से आप विलोम शब्दों का भी अच्छी तरह से, विलोम शब्दों को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे देखिए फिर आता है सु। अभी जैसे हमने कु पढ़ा था, तत्सम शब्दों के साथ बुरे अर्थ में कु प्रयोग होता है और अच्छे अर्थ में सु प्रयोग होता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जैसे हमने वहां कुपुत्र बनाया था, तो यहां हम क्या बना सकते हैं, सुपुत्र बना सकते हैं। ऐसे से का एक प्रयोग हो सकता है सपूत। तो से और सु दोनों आप इसको ले सकते थे, लेकिन अभी सु को ध्यान में रखिए। एक शब्द है जैसे सुगम, जाना आसान, यानी कि आसान, और स्वागत। इसमें देखिए संधि का प्रयोग हुआ है स्वागत में। आना जिसका अच्छा हो, अच्छे के लिए जिसका आना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वागत कहते हैं। तो सु प्लस आगत, और संधि इसमें कौन सी बन गई, यन संधि बन गई। उ और ए मिलके वे बना और आ की मात्रा थी तो स्वागत हो गया, आगत था ना, सु प्लस आगत, स्वागत। तो इस तरह आप सु से कितने ही शब्द आप बना सकते हैं। सुपरिचय, अच्छा परिचय, सुपरिणाम, अच्छा परिणाम, सुफल, अच्छा फल, सुमन। सुमन का आप पुष्प बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपसे उसका मन, उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए सुमन बोलते हैं उसको आप। ऐसे देखिए आप अगला दु। ये भी दो अर्थों में प्रयोग होता है। संस्कृत के जो शब्द थे जो तद्भव बन गए, तत्सम शब्दों के साथ साथ जो तद्भव बन गए। देखिए तत्सम शब्दों में तो द्वि है, द्वि शब्द है, वो द्वि दो का अर्थ में। लेकिन हिंदी में हमने उसको दो के लिए दु उपसर्ग का प्रयोग किया है। जैसे आपने देखा होगा दुपट्टा। दुपट्टा किसको बोलते हैं, जिसको हमने दो भागों में बांट दिया है, वो दुपट्टा कहलाता है। एक पूरा वस्त्र है, उसको हम अगर दो भागों में बांटेंगे तो हम वो क्या क्या बन जाएगा, वो दुपट्टा बन जाएगा, दो पार्ट। ऐसे दुमुहा, जो दोनों तरह की बात करें उसको हम क्या बोलते हैं, दुमुहा बोलते हैं, या दो मुंह जिसके हों। ऐसे ही इसका दूसरा अर्थ है हीन। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीन का मतलब रहित भी होता है। तो इसको हम, जैसे दुर्बल शब्द होता है ना, तो उसका तद्भव शब्द क्या है, दुबला। जो बलहीन है उसको हम क्या बोलते हैं, दुबला, कमजोर को। दुबला पतला आपने नाम सुना ही होगा, शब्द सुने ही होंगे। इसी प्रकार आप देखिए ती। ये वो शब्द है जो संख्यावाचक है। जैसे ती तीन के अर्थ में होता है, तीन लिखेंगे तो संज्ञा शब्द हो गया, लेकिन ती उसका उपसर्ग है, ये विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, फिर समास के रूप में प्रयोग होता है ये। तो जैसे तिरंगा, तिरंगा तीन रंगों वाला हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम तिरंगा बोलते हैं।
तिराहा, 3 राह जहाँ से निकलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तिराहा बोलते हैं। तो ऐसे एक और उपसर्ग है चौ, 4, जिसका क्या अर्थ होता है? 4 के अर्थ में देखिए चौमासा, 4 माह हमारे वर्षा के निकलते थे, इसलिए हमने उसका नाम ही अलग दे दिया चौमासा। ऐसे चौराहा, 4 राहें जहाँ से निकलती हैं वो जो उसको क्या बोलते हैं? चौराहा, चौक जिसको आप बोलते हो ना। तो ऐसे देखिए दो के अर्थ में था और हीन के अर्थ में था, 3 के अर्थ में था, तिरंगा और तिराहा, 4 के अर्थ में था, चौमासा और चौराहा। ऐसे फिर आगे जो है वो एक एक वर्ण के नहीं है, हैं तो सही, जैसे पंच आप बोलते हो, षष्ठ बोलते हो, सप्त बोलते हो, अष्ट बोलते हो, नव बोलते हो, तो वो 2 उसके हो गए, तो वो अभी हम नहीं ले रहे। फिर इसके बाद है लास्ट एक संयुक्त व्यंजन है प्र। देखिए आप, प्र संयुक्त व्यंजन है, तो ये 2 अर्थों में प्रयोग होता है, विशेष या अतिरिक्त, दोनों मिले जुले ही हैं। तो इसके लिए हमने शब्द बनाया, जैसे प्रयोजन है, विशेष योजना जिसकी बनती है उसको हम प्रयोजन बोलते हैं, और अतिरिक्त या अधिक के लिए हम क्या बोलते हैं? प्रबल बोलते हैं। ऐसे कितने शब्द आप प्रयोग कर सकते हो। प्रयोग जैसे खुद अपने आप में एक देखिए प्र उपसर्ग का एक शब्द है। तो इस तरह से एक वर्णीय जो उपसर्ग थे ये आपके ये सामने हैं, और इनसे आप इस तरह शब्द बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने की क्या बात है कि इनमें सार्थक शब्द आपके ध्यान में होना चाहिए, उसी के आगे लगकर फिर ये नया शब्द बनता है। कभी भी निरर्थक शब्दों के साथ ही नहीं लगते। तो पहले ये आश्वस्त हो जाइए कि जिस के साथ हम ये लगा रहे हैं या जो शब्द हम बना रहे हैं उसका मूल शब्द आपके ध्यान में है कि नहीं, क्योंकि परीक्षा में दोनों तरह से पूछा जा सकता है। उपसर्ग आपको दे दिया जाएगा, उससे 2 शब्द बनाइए, 3 शब्द बनाइए, 4 शब्द बनाइए, या शब्द आपको दे दिया जाएगा, उसमें से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो आपको इसका प्रयोग का जब आपको पता होगा तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। जैसे निबंध में आप बंध को अलग कर सकते थे और नी को अलग, नी हत्था में हत्था अलग है और नी अलग है, ठीक है ना। ऐसे बेकसूर में कसूर अलग है, बे अलग है। ऐसे सह परिवार में परिवार अलग है, सह उपसर्ग है उसका। सादर में आप आदर को अलग करेंगे और सह को अलग करेंगे। तो व्याकरण की दृष्टि से भी आपको देखना पड़ेगा, संधि जहां हो रही है वहां संधि के हिसाब से निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था ना कि व्याकरण में तो आकरण है और वी है, ठीक है ना। व्यतिक्रम में वी है और अतिक्रम है। ऐसे आप देखिए स्वागत में सु है और आगत है, तो ऐसी सु उपसर्ग है, जैसे स्व नहीं, इसमें ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसमें, जैसे तिरंगा में रंग है, रंगा जो शब्द है रंग से बना है और ती है। तिराहा में राह है और ती है। चौमासा में मांस है और चौ है। चौराहा में राह है और चौ है। ऐसे प्रयोजन में देखिए आप, योजना है और प्र है, और बल है और प्र है प्रबल में। ऐसे नकारा में आप देखिए न है और कारा है। नाजायज में जायज है और ना है। तो इस तरह से आप इसमें अलग करके आप देख सकते हैं, ठीक है। कु में देखिए आप कुमार्ग, कुमति, कुपुत्र तीनों अलग अलग कर सकते हैं, मति को अलग कर सकते हैं, मार्ग को अलग, ये मूल शब्द हैं, ठीक है ना। इनके आगे लग के फिर ये विशिष्ट अर्थ में प्रयोग होते हैं। तो उपसर्ग और तो ये एक वर्णीय थे। अगले व्याख्यान में हम जो शेष उपसर्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।